हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मैं इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर 6 तक के प्रोविजन हमने कवर कर लिए भारतीय न्याय संहिता में, जहाँ पे सेक्शन 146 हमने कवर किया। अब बात आती है अगर अगले चैप्टर की पढ़ाने की, तो हम यहाँ पे देखेंगे चैप्टर 11। अब बोलोगे कि चैप्टर 7, 8, 9 और 10 कहाँ गया, तो आज उसी के बारे में लेके आया हूँ। ठीक है, तो चैप्टर 11 हो वो हमारा अगला लेक्चर होगा। आज हम अगली चीज़ 4 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे लेके आया कुछ ऐसे सेक्शन लेके आया हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी इससे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं एग्जाम में, इसलिए मैं पूरी डिटेल में लेके नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो सेक्शन में बता रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ चांसेस हैं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चैप्टर 7 की, तो चैप्टर 7 क्या बात करता है, आपका राज्य के विरुद्ध अपराध की बात करता था। अब राज्य के विरुद्ध अपराध में जब हम आईपीसी देखते थे तो इंडियन पीनल कोड में एक सेक्शन आता था 124A। ठीक है, जो राजद्रोह के बारे में बात करता था, जिसमें 3 वर्ष तक की सजा थी। अब उसको क्या कर दिया गया है, अब यहाँ से बीएनएस से यानी भारतीय न्याय संहिता से इसको डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। इसमें इसका अब कोई भी प्रोविजन यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलने वाला। तो अब यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। पहला सेक्शन आता है आपका सेक्शन 147, जो आपका सेक्शन 121 हुआ करता था कहाँ पे, आईपीसी इंडियन पीनल कोड में। अब क्या कर दिया गया है, आपका यहाँ पे सेक्शन 147 कर लिया गया। अगर आपके पास बैरक है तो बैरक जरूर निकालिएगा। ठीक है, क्योंकि उसी में आपको नोट डाउन करना है पूरा पूरा। अब यहाँ पे आती है सेक्शन 147 क्या कहता है कि अगर आपने क्या किया, राज्य के विरुद्ध कोई ऐसा अपराध किया, ठीक है, अपराध युद्ध करने की तैयारी की, ठीक है, यानी भारत सरकार के विरुद्ध आपने युद्ध करने की तैयारी की, या फिर आपने युद्ध करने का प्रयास किया, या युद्ध किया, या फिर दुष्प्रेरण किया। ठीक है, भारत सरकार के विरुद्ध आप क्या करते हैं, युद्ध कर छेड़ देते हो, या फिर युद्ध करने का प्रयत्न करते हो, या फिर युद्ध करने का दुष्प्रेरण करते हो। दुष्प्रेरण क्या होता है ये मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि दुष्प्रेरण क्या होता है। यदि आपने नहीं देखा मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा उसमें डिटेल लेक्चर आया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर मामला आता है कि अगर भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करते हो, दुष्प्रेरण करते हो, या फिर युद्ध करने का प्रयास करते हो, तो आपको पनिशमेंट की बात आती है तो यहाँ पे डेथ पेनाल्टी तक की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे डेथ पेनाल्टी दी जा सकती है, और साथ ही साथ या फिर आजीवन कारावास दिया जा सकता है, और साथ ही साथ आप पे जुर्माना भी लगाया जाएगा। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे आपको डेथ पनिशमेंट है, साथ ही साथ एलआई लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास, और उसके साथ ही आपको जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं अगर दूसरे सेक्शन की बात करते हैं जो आपका 121A हुआ करता था कहाँ पे, इंडियन पीनल कोड में, अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, सेक्शन 148 कर दिया गया। सेक्शन 148 क्या कहता है कि अगर आपने जो ऊपर हमने धारा पढ़ी, अभी हमने धारा पढ़ी 147, अगर 147 वाले का ही क्या किया जाता है, दुष्प्रेरण षड्यंत्र किया जाता है। षड्यंत्र क्या होता है, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, मिलकर षड्यंत्र कर सकते हैं। ये 2 से कम षड्यंत्र के लिए कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए, कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलने वाला। यहाँ पे षड्यंत्र के लिए पनिशमेंट नहीं मिल पाएगी। तो ये चीज़ आती है षड्यंत्र की। तो अगर आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए क्या करते हैं, 2 या अधिक व्यक्ति मिलकर एक षड्यंत्र रचते हो कि किस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे युद्ध करेंगे, कहाँ से सामान मंगाएंगे, कहाँ से गोला बारूद मंगाएंगे, ये सारी चीज़ें अगर आप मिलके करते हो और साथ ही साथ यहाँ षड्यंत्र रच रहे हो, तो ये क्या है, ये आपका यहाँ पर आपको मिलेगी आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक की सज़ा। ठीक है, तो कितनी मिलेगी, आजीवन कारावास। ऊपर हमने देखा था जैसे आपने क्या किया, दुष्प्रेरण किया था, तो उसमें आपको मृत्यु आजीवन कारावास तक की सजा थी। लेकिन आपने यदि सिर्फ षड्यंत्र किया है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो आपको कितनी सज़ा मिलने वाली है, आपको सज़ा मिलने वाली है या तो आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, या फिर आपको कितनी सज़ा मिलेगी, 10 वर्ष तक, साथ ही साथ जुर्माने से भी। आगे बात समझ में, ये है आपका चैप्टर 7। अब बात करते हैं अगर चैप्टर 8 की, तो चैप्टर 8 में भी आपको सिर्फ 3 धाराएं याद करनी है। 3 धाराएं कौन कौन सी हैं, ये है आप जिस चैप्टर 8 है किसके बारे में बात करता है, सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिकों से संबंधित कुछ अपराध के बारे में।
अगर उनके द्वारा कोई अपराध किया जाता है, ठीक है, तो उनके से संबंधित कुछ अपराध हैं तो उसके बारे में यहाँ पे पूरा सेक्शन बताए गए हैं। तो आपको यहाँ 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। पहला सेक्शन आता है जो आपको याद करना है, वो है आपका सेक्शन 159। 159 सेक्शन क्या कहता है, जो पहले 131 में हुआ करता था, यहाँ पे कहता है कि अगर आप विद्रोह का दुष्प्रेरण करते हैं, ठीक है, यानी कि आप विद्रोह करने के लिए क्या करते हैं, दुष्प्रेरित करते हैं लोगों को, या फिर किसी सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक के कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि आप जो सैनिक हैं, सेना कौन है, 3 सेनाएं होती, या तो नौसेना होगी, वायुसेना होगी, या फिर आर्मी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर उनको अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वो, और उनको ड्यूटी करने के लिए आप क्या कर रहे हो, उनको विचलित कर देते हो, विचलित करने का प्रयत्न करते हो, तो आपको आजीवन कारावास तक की सज़ा होगी, साथ ही साथ 10 या फिर 10 वर्ष तक की सज़ा होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आगे बात समझ में, ये आपका पहला सेक्शन जो आपका चैप्टर 8 में याद रखना है। दूसरा सेक्शन आता है आपका धारा 160। धारा 160 क्या कहता है कि आपने विद्रोह का दुष्प्रेरण तो कर दिया, ऊपर वाले हमने सेक्शन में देखा, सेक्शन 159 में, वहाँ पे क्या है कि विद्रोह का दुष्प्रेरण आपने किया, और उसी विद्रोह के दुष्प्रेरण के फलस्वरूप यानी परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है कि यहाँ पर विद्रोह कर दिया जाए। अगर विद्रोह कर दिया जाता है तो कितनी सज़ा मिलेगी आपको, डेथ पेनाल्टी तक की यहाँ पे सज़ा मिलने वाली है। यानी कि आपने क्या किया, विद्रोह का दुष्प्रेरण कर दिया। विद्रोह का दुष्प्रेरण जैसे ही किया तो उसके बाद क्या होता है, अगर ऐसा परिणाम स्वरूप कार्य ऐसा कर दिया जाता है ना, तो यहाँ पर आपको डेथ पेनाल्टी मिल सकती है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, यानी आजीवन कारावास, या फिर 10 वर्ष तक के साथ ही साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह है आपका पनिशमेंट। आगे भाषण में ये है आपका दूसरा सेक्शन। तीसरा सेक्शन आता है आपका अभित्याजक को संशय देना, यानी कि इसकी आपको सिर्फ हेडिंग याद रखनी है, ये कि 164, ठीक है, सेक्शन 164 BNS क्या करता है कि अभित्याजक को संशय देना, जो भागा हुआ अभित्याजक है उसको अगर आप हार्विंग करते हो, आप उसको पनाह देते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ से, चाहे उसको रहने की, खाने की, आने जाने की सुविधा प्रदान करवाते हो, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या हो जाता है, आपको यहाँ पे पनिशमेंट मिलने वाली है, 2 वर्ष तक की पनिशमेंट है। अगर आप सिर्फ हार्बरिंग कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ संशय दे रहे हो, बाकी ऐसा कुछ भी काम नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए सबसे कम यहाँ पे 2 वर्ष तक की सजा है। ये है आपका चैप्टर 8। आगे बात समझ में, तो ये है आपका चैप्टर 7 और चैप्टर 8। यहाँ पे आपको टोटल कितने, सिर्फ 5 सेक्शन इसमें याद करने हैं। 3 सेक्शन चैप्टर 8 में है और 2 सेक्शन आपके किस में मिलेंगे, चैप्टर 7 में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इसको क्या करना है, नोट डाउन करिएगा कि कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं, इसलिए मैं इसको पूरे डिटेल में PDF फॉर्म नहीं लेके आऊँ। तो जो हमारा अगला लेक्चर होगा चैप्टर 11 वाला, वहाँ से हम PDF लेके आएंगे, PDF के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ तक आप ध्यान रखिए सिर्फ सेक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट आता है हमारा, क्या आता है, चैप्टर 9। चैप्टर 9 क्या बात करता है, निर्वाचन यानी इलेक्शन से संबंधित। इलेक्शन में कौन खड़ा हो सकता है, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें अगर रिश्वत लिया जाता है, निर्वाचन में प्रतिरूपण किया जाता है, यानी कि कोई भी निर्वाचन अधिकारी कोई भी बन के जा सकता है कि ऐसे ही अगर कुछ अपराध करता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या पनिशमेंट मिलेगी, रिश्वत के लिए क्या दंड मिलेगा। यानी कि अगर निर्वाचन संबंधी कुछ लेखा रखना है, ठीक है, अकाउंट्स होते हैं कि लेखाओं से संबंधित, वहाँ पे अगर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं रखा जाए तो उसमें क्या कितनी सज़ा मिलेगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है चैप्टर 9 में, ठीक है। जो आपका पहले सेक्शन 171A से लेकर सेक्शन 171I तक के प्रोविजन थे, कहाँ पे, इंडियन पीनल कोड में। अब कहाँ पे कर दिया गया है, सेक्शन 169 से लेकर सेक्शन 171 तक, 177 तक के प्रोविजन, ठीक है, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया गया है। अब सबसे पहली इसमें सेक्शन जो याद रखना है वो आपको, वो कौन सा है, वो है आपका सेक्शन 169। 169 क्या बात करता है, इसमें डेफिनेशन बताता है, इसमें परिभाषा बताता है कि अभ्यर्थी कौन होगा, साथ साथ निर्वाचन अधिकार किसको होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये डेफिनेशन बताता है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है 170, ये धारा 170 जो बात करता है रिश्वत के बारे में। यानी कि अगर यहाँ पे मतदान से संबंधित, निर्वाचन संबंधित कुछ भी रिश्वत लिया जाता है, ये लिया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया है। और उसके लिए पनिशमेंट अगर बात करें, यानी अगर यहाँ पे रिश्वत दी जाती है तो उसके लिए पनिशमेंट कहाँ बताया गया है, सेक्शन 173 में। सेक्शन 173 क्या बात करता है कि रिश्वत के लिए पनिशमेंट की बात करता है, जहाँ पर 1 वर्ष तक की पनिशमेंट यहाँ पे दी जा सकती है।
आगे समझ में, ये है आपका 3 सेक्शन हो गए चैप्टर 9 में, ठीक है। अब बात आती है आपकी सेक्शन 172 की। सेक्शन 172 क्या बात करता है, निर्वाचनों का प्रतिरूपण, यानी कि उसमें क्या करना, निर्वाचन में प्रतिरूपण करना। प्रतिरूपण का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल से कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ना ही पुलिस हूँ ना ही कोई अधिकारी हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक पुलिस वाला की वर्दी लेके आता हूँ, पुलिस वाले की वर्दी लेके आता हूँ, उस तरह के पहन के घूमने लगता हूँ, ताकि लोग विश्वास करें कि मैं कौन हूँ, पुलिस वालों। तो मैंने क्या किया, उस पुलिस वालों की प्रतिरूपण किया है मैंने, ठीक है, उनकी तरह दिखने के लिए, ताकि लोग यहाँ पे मुझ पर भरोसा करें कि मैं पुलिस वाला हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा ही मतदान से संबंधित होता है तो वहाँ पर भी यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। तो प्रतिरूपण यानी निर्वाचनों में प्रतिरूपण अगर पूछा जाए तो कहाँ पे बताया गया है, तो आपको क्या बताना है, सेक्शन 172, ठीक है। तो 173 क्या था, रिश्वत के लिए दंड था, और 170 में क्या था, रिश्वत की परिभाषा थी। वहीं इसके बीच की बात करें तो 172 जो आता है वो है निर्वाचनों में प्रतिरूपण की बात करता है। आगे समझ, ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा वो है 177, जो कहता है कि निर्वाचन में लेखा रखने से असफल रहना, यानी कि जो अकाउंट से संबंधित काम रहता है, अगर उसको रखने में असफलता दिखाई जाती है, यानी असफल रहते हैं, प्रॉपर तरीके से उन अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया जाता है निर्वाचन में, तो वहाँ पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना है। यहाँ पे पनिशमेंट, सज़ा नहीं दी जा रही, मतलब कि यहाँ पे कारावास नहीं होगा, बाकी पनिशमेंट तो मिलेगी। पनिशमेंट कितनी है, सिर्फ जुर्माना है, सिर्फ कितना, 5,000 रुपये का। आगे समझ में, ये है आपका। उसके बाद आते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 क्या बात करता है, चैप्टर 10 बात करता है आपका सिक्का, करेंसी नोट, और साथ ही साथ जो स्टाम्प होते हैं, ठीक है, सरकारी स्टाम्प होते हैं, बैंक नोट होते हैं, अगर इनको फर्जी तरीके से बनाया जाए, इनको जाली तरीके से बनाया जाए, उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाए, उसका वितरण किया जाता है, या फिर बनाने की मशीन रखा जाता है, मशीनरी रखा जाता है, या किसी भी तरह से इनका कूटकरण किया जाता है, उससे संबंधित पूरा का पूरा प्रावधान है जो सेक्शन 178 से लेकर सेक्शन 188 तक के प्रोविजन यहाँ पे बताए गए हैं। आगे समझ में, तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक सेक्शन याद करना है, कौन सा, सेक्शन 178, जिसमें डेफिनेशन बताइए, परिभाषा वगैरह बताइए, बाकी इसमें कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है, बाकी कुछ भी यहाँ पे एग्जाम में आने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिर्फ मेरी अकॉर्डिंग है, जहाँ तक मैं जानता हूँ इसमें से एक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ताकि वो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद हो सके। बाकी यहाँ तक जितनी नॉलेज मेरी है उसके हिसाब से मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं चैप्टर 7, 8, 9 और 10 को PDF फॉर्म में डिटेल में लेके नहीं आया हूँ, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो अब हम अगला लेक्चर जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका चैप्टर 11। चैप्टर 11 हम लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध के बारे में देखने वाले हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, ठीक है। तो उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और अपने जो हमारे लेक्चर है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।